दूसरी तरफ से अचानक फायरिंग रुकने की आवाज पर चन्नी सबसे पहले अपनी महफूज पनाहगाह से बाहर निकला था। उसने चीख कर हनीफ खान से कहा था कि शिकार भाग रहे हैं, क्योंकि वो ही इस पोजीशन में था कि इन्हें भागते हुए देख सकता था। तरलोक और हनीफ खान उसके मुतवज्जा करने पर बाहर निकले तो शाम का मलकजी अंधेरा रात की तारीकी में तब्दील हो चुका था, लेकिन अभी भी सामने का मंजर कदर साफ और नुमाया दिखाई दे रहा था। हनीफ खान और उसके साथी बड़े चौकन्ने होकर फूंक फूंक कर कदम रखते उनकी जीप की तरफ बढ़ रहे थे। इस खदशे के पेश नजर के कहीं वो लोग नजदीक झाड़ियों में ताक लगा कर न बैठे हों। इन्होंने 3-4 बर्स्ट अपने दाएं बाएं झाड़ियों पर भी बरसा दिए थे। जीप के नजदीक पहुंचने पर तीनों ने वक्फे वक्फे से दरख्तों की आड़ लेकर जीप पर गोलियों का मी बरसाया था, इस यकीन के साथ कि अब तक अगर कोई वहां छुपा है तो इनकी गोलियों से मारा जा चुका होगा। तीनों अब फूंक फूंक कर कदम रखते हुए जीप की तरफ बढ़ रहे थे। जीप के नजदीक पहुंचकर चन्नी ने इन्हें वहीं रुकने का इशारा किया और खुद जीप का मोहतात होकर जायजा लेने लगा। लेकिन इनकी तवक्कुआत के बरक्स इसमें सिर्फ एक लाश मौजूद थी। ये वही शख्स था जो उनकी तरफ से फायरिंग के आगाज में ही मारा गया था। तीनों ने अपने पास मौजूद टॉर्चें निकाल ली थी और बड़ी एहतियात से तरबियत याफ्ता फौजियों की तरह इस सिमत बढ़ रहे थे जिस तरफ से फजल शाह और उसके साथी फरार हुए थे। 5-6 मिनट की तगोदो के बाद इन्हें रियासत शाह की लाश नजर आ गई। अब तक इन्होंने 3 लाशें शुमार कर ली थी। अचानक की तरलोक चलता चलता रुक गया। वो होशियार चीते की तरह फिजा में कुछ सूंघ रहा था। ये सरहदी कीड़े थे, खतरे की बू दूर से ही सूंघने पर कुदरत रखते थे। हनीफे चल निकल, पुलिस आ रही है, चन्नी ने उसकी तरफ देखकर कहा। लेकिन फजल शाह कहाँ जाएगा वो बचकर, लेकिन अगर हम मारे गए तो वो बचा रहेगा। अभी चल शाबाश। तरलोक ने हनीफा का बाजू झटका देकर अपनी तरफ खींचा और तीनों दूसरे ही लम्हे नहर के किनारे किनारे भागने लगे। इन्होंने अपने फरार की राह का पहले से ही तयन कर लिया था और अब इसकी सिमत जा रहे थे। तीनों ने इसी रात सरहद अबूर कर ली थी और सुबह होने तक वो मुख्य सांसी के डेरे पर पहुंच चुके थे। रियासत शाह की लाश अपनी आंखों से देखने के बाद हनीफ खां के कंधों पर से मनो मिट्टी का बोझ उतर गया था, लेकिन एक खलिश अभी भी बाकी थी। काश उसे फजल शाह की लाश भी नजर आ जाती। फिल वक्त उसे यहीं छुपकर वक्त गुजारना था और वह जानता था कि अगर फजल शाह जिंदा बच गया है तो इनकी हालत जख्मज़दा कुत्ते की होगी और वह हनीफ खां को मारने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। हनीफ खां के पास फजल शाह का मुकाबला करने के लिए सिर्फ जोर बाजू था, लेकिन उसके दुश्मन के पास कानून और गुंडागर्दी दोनों बड़े मजबूत हथियार मौजूद थे। ये बात हनीफ खां खूब समझता था कि उसकी माँ या किसी और रिश्तेदार को तंग करने की हिम्मत फजल शाह में ही नहीं। इस सूरत में इसकी बरादरी के लोग फजल शाह का जीना धूबर कर सकते थे। इंस्पेक्टर सीताराम 1 साल का कष्ट काट कर इस इलाके में वापस आया था। उसके लिए किसी और थाने में तब्दीली की कोई सजा नहीं थी। वो तो जिस थाने में भी इसके वारे न्यारे थे, हर जगह वो अपनी मर्जी और धोंस धांधली कर सकता था, लेकिन पकटा जैसी मौज नहीं और ना ही मिल सकती थी। इसकी एक वजह इस थाने की हद में आने वाले 15-20 जिहाद थे, जिनमें से हर एक में 2-3 स्मगलर रहते थे। सरहदी इलाका होने के सबब इन लोगों का आना जाना लगा रहता था और इंस्पेक्टर सीताराम की मौज रहती थी। यहाँ आए रोज उसके हाथ असामियां लगती रहती थी। 2-3 देहातों में उसे इतना माल महाना मिल जाता था जितने पैसे वो 1 साल में किसी और दूसरे थाने में नहीं कमा सकता था। इसकी 6 बेटियां और 4 बेटे थे और इन सबको देखकर कोई ये नहीं समझ सकता था कि ये प्रधानमंत्री यानी सदर की औलाद है या एक पुलिस इंस्पेक्टर के सपूत। उनके लक्षण ऐसे बिगड़े हुए थे कि अगर सीताराम के पास ये हराम की कमाई ना होती तो उनमें से आधे अब तक खुदकुशी कर चुके होते। उसने कमाल होशियारी से पंजाब के 2-3 शहरों में अपनी अच्छी खासी जायदाद बना ली थी और अब 3 बेटियां अब तक बड़े अच्छे तरीके से ब्याह चुका था। उसे जिंदगी में एक ही कलक था कि नथु खां कभी उसके हाथ ना लगा। यही गुस्सा उसे मुख्य सांसी पर भी था कि 1 साल पहले 2 मरतबा नथु खां उसके हाथ से निकल गया था और इसी जुर्म की बर्दाश्त में उसको लाइन हाजिर होना पड़ा था। जिस तरह 6 माह उसने लाइन हाजिरी पर बसर किए थे वो उसका परमात्मा ही जानता था। वह अपनी सुबह का आगाज नथु खां को गालियां देकर करता और दिन का अख्ताम मुख्य सांसी को गाली देकर किया करता था। ये 6 माह उसने बेरोजगारी की हालत में काटे थे। सिर्फ जेल के कैदियों को तारीख पेशी भुगतने के लिए लाने और ले जाने की ड्यूटी में उसका क्या बनता था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसका पुराना साथी डीएसपी हेक्टर का तबादला यहाँ हुआ था, जिसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसे शहर के एक थाना ले दिया था, जिसके बाद उसने भाग दौड़ करके अपना तबादला दोबारा पकड़ाने में करा लिया था। यहाँ आकर उसे इल्म हुआ कि मुखसांसी मर चुका है तो उसके गुस्से की इंतहा न रही, क्योंकि वो उसे अपने हाथ से गोली मारना चाहता था। लेकिन मुख्य के दोनों बेटे चन्नी और तरलोक अभी तक बाप के काम को आगे चला रहे थे। ये खबर उसके लिए बड़ी खुश आइंदा थी। उसने दिल में तहिया कर रखा था कि जब भी उनमें से कोई इसके हाथ लगा उनका राम राम सत्य करके ही दम लेगा। सीताराम के थाने में वापस लौटने से जहां स्मगलरों और मकामी छोटे मोटे बदमाशों के हाथ पांव फूल गए थे, वहां कालिए को बहुत खुशी हुई थी। गो के गुज़श्ता 10 सालों से पुलिस का टाउट था, लेकिन जो मजा उसे सीताराम के साथ काम करके आया था वो किसी और थानेदार के साथ नहीं आ सकता था। वो सीताराम को सलाम करने आया तो ये खुशखबरी भी साथ ही लाया कि तरलोक और चन्नी के यहाँ आजकल हनीफ खां छुपा हुआ है। काली ने जब सीताराम को इतला दी तो जिंदगी में पहली मर्तबा उससे बेख्तियार उसका दिल चाहा कि काली का मुंह चूम ले। तेरे मुंह में घी शक्कर बेख्तियार सीताराम के मुंह से निकला। काली ने भी समझा कि सीताराम ने शायद ज्यादा चढ़ा रखी है और वो नशे की हालत में बात कह गया है। कुछ नहीं, बस तुम अपनी आंखें और कान खुले रखना। अगर इस मर्तबा हनीफ खां बच गया तो याद रखना, महाराज मेरा काम तो आप तक इत्तला पहुंचाना है, बाकी सब कुछ तो आपने ही करना है। अगर मेरी खबर गलत निकले तो जबान काट दीजिएगा। काली ने बड़ी संस्कारी से दांत निकाले।
ठीक है, बस तुम इसके घर के गिर्द मंडलाते रहो और ख्याल रखना कहीं शिकार बचकर न जाने पाए। मैं आज ही छापा मारता हूँ। सीताराम को ढंग की बात ही नहीं सूझ रही थी। महाराज, मैं सिर्फ यही विनती करूंगा कि उस पर कच्चा हाथ न डालिएगा। बड़े पक्के हाथ डालकर ही आप इन्हें काबू कर सकते हैं। कालिया ने डरते डरते कहा। ज्यादा बकबक न किया कर, उसने कालिया को डांट कर भगा दिया। लेकिन कालिया के जाने के बाद सीताराम के दिमाग में उसकी कई बातें गूंज रही थी। वाकई मुख्य सांसी के घर से किसी को गिरफ्तार करना बच्चों के खेल नहीं था। सांसियों की आबादी के ऐन दरमियान उसका घर किले की सूरत ज्यादा था। ये तमाम जराइम पेशा लोग थे। कोई घर में शराब निकाल कर फरोख्त करता था, कोई स्मगलिंग करता था और कोई चोरी डकैती। इनकी तो औरतें भी पुलिस के काबू नहीं आती थी, जो अपने घर वालों के जुराइम में हमेशा मददगार रहती थी। यहाँ कोई घर ऐसा नहीं था जिसके पास जायज और नाजायज असला मौजूद ना हो। मुख्य सांसी को उनके सरदार की सी हैसियत हासिल थी। इन लोगों में इतना इत्तेफाक था कि एक की आवाज देने पर सारा गांव उसकी मदद को आ जाता था। पुलिस को यहाँ से कोई मुजरिम पकड़ने के लिए बड़ी तगोदो करनी पड़ती थी। पहले तो सीताराम ने भी सोचा था कि वो दूसरी एजेंसियों खुसूसन BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मदद भी जरूर हासिल कर ले, क्योंकि हनीफ खान यहाँ खाली हाथ तो बैठने से रहा। लेकिन उसका मकसद हनीफ खान या मुख्य के लड़कों को गिरफ्तार करके सरकार दरबार से शाबाश लेना नहीं था, बल्कि उनके माल पर कब्जा करके लाखों रुपए हड़प करना था। उसका कार्य खैर में वो किसी की शिरकत कैसे बर्दाश्त करता। BSF वाले कोई साधु संत नहीं थे कि मुंह बांधे रखते, वो बस इससे अपना हिस्सा तलब करते। यूं भी अपने शिकार पर किसी भी तरह की बंदरबांट सीताराम को पसंद नहीं थी। इसने अपनी पुलिस फोर्स के जरिए ही ये मार्का सर करने की ठान ली थी। वो जानता था कि एक मर्तबा अगर हिम्मत करके मुख्य के किसी लड़के पर काबू पा लिया तो मैदान मार लिया जाएगा। इससे पहले कि यह खबर किसी दूसरी एजेंसी को मिले, उसने खुद ही मैदान में निकलने का फैसला कर लिया था और अपने थाने के खास 4 कांस्टेबलों को अपने कमरे में तलब करके पहले खुसूसी हिदायत के साथ इसने पकड़ाने की तरफ रवाना कर दिया। सीताराम शाम ढलने तक थाने में मौजूद रहा। सदर इलाके का थाना होने के सबब यहाँ मुख्तलिफ एजेंसियों के लोगों की आमदोरफ्त रहती थी और सीताराम को हरदम यही फिक्र लाहक रहती थी कि कहीं इस ऑपरेशन की खबर किसी और की पेशावराना मुखालफत एजेंसी को न हो जाए। उसने मुख्य सांसी की हवेली की तरफ जो टीम रवाना की थी, उसकी कमान अपने इंतहाई राजदार और काबिल एतमाद साथी हवलदार जुगन्नाथ को सौंपी थी और थाने में बज़ाहिर कही सुनी जा रही थी कि वो किसी दूसरे गांव की तरफ को छापा मारने गए हैं। इस खुसूसी मुहिम पर रवानगी का इंतराज इसने शाम ढलने के बाद सरकारी रजिस्टर पर किया था और अपने ड्राइवर को जीप निकाल कर पगडाने की तरफ चलने का हुक्म दिया था। गांव के बाहर ही उसे जुगन्नाथ दिखाई दिया, जिसने दूर ही से हाथ हिलाकर इससे अच्छे की रिपोर्ट दी थी। सीताराम के इशारे पर जीप में मौजूद चारों सिपाही राइफलें पकड़े बाहर आ गए और सब जुगन्नाथ की ताक्को में मुख्य सांसी की हवेली की तरफ चल दिए। शाम ढल रही थी जब सादा कपड़ों में मलबूस हवलदार जुगन्नाथ ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? किसी ने बारोब आवाज में दरियाफ्त किया। दरवाजा खोलो, जुगन्नाथ ने गुस्से से कहा। कौन हो तुम? किससे मिलना है? दूसरी नस्वानी आवाज सुनाई दी। हम पुलिस वाले हैं, दरवाजा खोलो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। इस मर्तबा सीताराम ने फौरन गरजदार आवाज में कहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि दूसरी तरफ हरबंस कौर बोल रही है, मुख्य सांसी की बेटी, जो किसी भी तरह अपने भाइयों से कम नहीं थी। हरबंस कौर ने पुलिस का शक पड़ते ही तरलोक को इशारा कर दिया था, जिसने बिजली की सी फुर्ती से हनीफा को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और हवेली की छत की तरफ भाग गया। इन लोगों के लिए कोई नई सूरत हाल नहीं थी। इसे इल्म था कि हरबंस कौर कम अज कम उस वक्त तक पुलिस को रोके रखेगी जब तक वो यहाँ से ना निकल जाए। हनीफा के हाथ में सिर्फ एक पिस्तौल था और तरलोक की मदद से अब दूसरे की छत पर छलांग लगा चुका था। मकान की छत पर मौजूद सांसियों ने सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा कर लिया था और वो अपने मामूल की मशक के मुताबिक एक दूसरे का नाम लेकर इसे पुकारते हुए मुख्य सांसी की घर की तरफ भाग रहे थे। अगर तुमने दरवाजा न खोला तो मैं गोली चला दूंगा। सीताराम का पारा आसमान को छूने लगा था। उसने अंदाजा कर लिया था कि हरबंस कौर इन्हें रोक रखेगी और मुलजिमों को भगाने का मौका देगी। इसके पास पुलिस इतनी फोर्स मौजूद नहीं थी कि सारे गांव को घेरे में ले सके। इसने तो अपने थाने ही के 10 जवान तैयार किए थे। तुम गोली चलाओ या तोप चलाओ, जब तक नंबरदार नहीं आएगा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। पहले नंबरदार की तलाशी का वारंट दिखाओ, उसके बाद ही दरवाजा खुलेगा। हरबंस कौर भी अपने पैरों की बड़ी पक्की थी। तोड़ दो दरवाजा, उसने गुस्से से घूरते हुए अपने जवानों को हुक्म दिया, जिन्होंने लकड़ी के मजबूत दरवाजों पर राइफलों के बट बेवकूफों की तरह मारना शुरू कर दिए। हालांकि वो भी जानते थे कि दरवाजा इस तरह टूटने वाला नहीं है। अभी ही ने तब आजमाई करते वो मुश्किल 2 मिनट ही गुजरे थे जब इन्होंने सांसियों को अपनी तरफ आते देखा। नंबरदार मुखिया ने सीताराम से बज़ाहिर बड़े मलेजी लहजे में पूछा, दरवाजा खुलवाओ, अंदर स्मगलर मौजूद हैं। सीताराम ने मुखिया को खा जाने वाली नजरों से घूरा।